अक्षय और अनु ने अपने सामने रखे गए चेन में से एक को चुना। अब वो चेन ठीक उसी तरह दिख रही थी जैसे टीवी सीरियल की अभिनेत्रियां पहनती है। उसमें 3 मोती थे और उन तीनों मोतियों के बीच लाल रंग के पत्थर जड़े हुए थे। यह देखकर वे दोनों बहुत संतुष्ट थे। अक्षय ने इसे खरीद लिया और अनु के लिए एक उपहार के रूप में एक और चेन देखने लगा, जबकि अनु शांति से बैठी रही और अक्षय से ही उसे चुनने के लिए कहा। वो बस देख रही थी अक्षय कौन सी चेन पसंद करता है। वही आदि ने कहा कि उसे सब कुछ दिखाया जाए। उसने हर डिजाइन में से अपनी पसंद की ज्वेलरी उठाकर अपने सामने रख ली। वहाँ लगभग 10 से अधिक चेन जमा हो गई। अभी यह देखकर मुस्कुराई कि वह इतनी मेहनत से ढूंढ रहा था कि महिलाएं भी हार मान जाए। आदि उसके कान के पास झुका और बोला, पति को घूरना बंद करोगी या फिर चेन देखोगी? यह सुनते ही अभी को जो शर्म आई उसे छुपाते हुए उसने जवाब दिया, कौन किसे घूर रहा है? आदि बोला, तुम ही, और कौन? वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। आराम से घर पर बैठकर देख लेना। अब चैन देखो। तो अभी बोली, अरे जिसे हंसना तक नहीं आता उसकी शक्ल देखने के लिए मैं घर में बैठी रहूं? मैंने आपको नहीं घूरा? आदि ने पूछा। फिर कौन घूर रहा था? हाँ, तभी अभी ने कहा, देखो वो वाइट शर्ट में कितना सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है। यह सुनते ही वह गुस्से से भड़क उठा और उठकर जाने लगा। अभी ने उसे पकड़कर बैठाया और चिढ़ाते हुए कहा, क्यों उठ रहे हो? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया कि मैंने किसी को सुंदर कहा? वह गुस्से से दांत भींचते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि वह इतना ही सुंदर है तो जाओ और उसे ही देखो। अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरे पति इतने जलने वाले हैं कि मुझे अपने सगे भाई से भी दूर जाने को कहते हैं। फिर मैं किसी और को देखूं तो क्या उनको जलन नहीं होगी? अभी तो तुमने ही कहा था कि तुमने किसी को देखा। हाँ, मैंने देखा, और सच कहूँ तो वह वाकई सुंदर है। एक बार आप भी पलट कर देखो। मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं है। वह यह कहकर दूसरी ओर देखने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र शीशे में पड़ी जहाँ उसका ही प्रतिबिंब सफ़ेद शर्ट में दिखाई दे रहा था। अभी ने हंसते हुए कहा, अब समझे जिसे देखकर मैं तारीफ कर रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि आप ही हो। मैं क्या करूं? मैं आपको देखकर अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। आदि की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। आप इस तरह मुस्कुराते हो तो और भी सुंदर लगते हो। अगर आप ऐसे रहे तो मैं तुम्हें पूरे दिन देख सकती हूँ। लेकिन यह हमारा घर नहीं है, दुकान है। घर चलकर देखूंगी, उसने मजाक में कहा। अभी ने शीशे में देखकर तुरंत एक कपल फोटो खींच ली। तभी उसे एहसास हुआ कि हम दुकान में हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग उसे देख रहे थे। इस जगह के लिए आदि नया नहीं था। लोग उसे हमेशा गंभीर और सख्त स्वभाव का मानते थे। उसे देखकर कई लोग डर जाते थे, लेकिन आज जब वह लगभग 1 घंटे से चैन की खरीदारी कर रहा था और अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक बातें कर रहा था, तो वहाँ मौजूद सभी महिलाओं को उसकी ओर अट्रैक्शन महसूस होने लगा। उसमें वहाँ एक लड़की थी जो आदि को बिना पलक झपकाए निगलने की तरह देख रही थी। अभी ने तेजी से आदि का हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ में जोड़ लिया। आदि उसकी इस हरकत को समझ नहीं पाया, लेकिन फिर उसे कारण समझ में आया। तो क्या सिर्फ मुझे ही जलन होती है? और मैडम, अब आपको भी तो जलन हो रही है ना? नहीं, मुझे जलन नहीं होती। तो फिर मैडम ने मुझे अपने हाथों में लॉक क्यों कर रखा है? ये आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आप बिना बताए कहीं गायब हो गए तो आपकी माँ को जवाब कौन देगा? बस इसलिए उसने बिना हिचकिचाए कहा, तुम्हारी जुबान दिन ब दिन तेज होती जा रही है। लगता है तुम्हें वही सज़ा देनी पड़ेगी जो कार में दी थी। यह कहते ही उसने दुकान के माहौल को भूलकर दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। आदि उसकी इस हरकत पर हंस पड़ा और फिर उसकी कलाई पकड़कर इशारों में गहने की ओर देखने के लिए कहा। वह मुड़ी और बोली, इतना सब कुछ क्यों? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं खरीद कर दे दूंगा, लेकिन अभी हमें दादी की बात मानकर कोई एक गहना चुनना है। पहले इसे कर लेते हैं। देखो तुम्हें इनमें से क्या पसंद है? मुझे तो यहाँ के सारे गहने पसंद है, उसने जवाब दिया। फिर वह एक एक कर गहनों को देखने लगी,
लेकिन उसे सही चुनाव करना नहीं आ रहा था। मुझे इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो दोनों मिलकर देखते हैं, जो दोनों को पसंद आएगा वही फाइनल करेंगे। कहते हुए वे ध्यान से गहने देखने लगे। आखिरकार दोनों की नज़रें एक ही चेन पर जाकर ठहर गई। वह एक फ्रंट डिजाइन वाली चेन थी जिसमें सुंदर मोर बना हुआ था और वह चमक रही थी। यह बहुत सुंदर है, ट्राई करके देखो। हाँ सही कहा, उसने कहा और उसकी गर्दन के पास रखकर देखा। यह उसे बहुत खास लगा। उन्होंने वही चुना। बिल का भुगतान करके बाहर आने के बाद उसने उसे वहीं बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। उसे लगा कि वह किसी काम से गया है, इसलिए वह चुपचाप देखती रही। तभी उसकी नज़र वहाँ रखी एक चांदी की चूड़ी पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास गई और देखा कि यह ज़्यादा भारी नहीं थी, बल्कि एक पतली चेन में मोती जड़े हुए थे। उसे छूकर महसूस किया और उसकी कीमत पूछी। कीमत सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। उसके पास अभी पैसे नहीं थे। गहरी सांस लेकर उसने चूड़ी को देखा और वापस आकर बैठ गई। फिर जब आदि आया तो दोनों घर चले गए। शाम का समय, अभी कमरे में बैठकर कपड़े मोड़ कर रख रही थी। सुबह आदि दुकान जाकर चेन खरीद लाया था और घर के सभी लोगों को दिखाने के बाद ऑफिस चला गया था। हमेशा की तरह अभी अपने घर के कामों में लगी हुई थी। बोरियत महसूस होने पर उसने सोचा कि चलो कपड़े ठीक से तह करके रख दूं। सलीम ने उसके कपड़े कुरियर से भेजे थे। अब वह सभी कपड़ों को खोलकर तह कर रही थी। हर एक कपड़े को उठाकर देखते ही उसके साथ जुड़ी पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही थी। उसके स्कूल के दिनों की यादें, कॉलेज के समय की बातें, खुशी दुख, हर एक पल उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कपड़े तय करते हुए अचानक उसके हाथ रुक गए। वह सफ़ेद रंग की शर्ट, हाँ, ऊटी में उसने अपने पति के लिए पहली बार खरीदी हुई शर्ट। उसने शर्ट उठाई और धीरे धीरे उठकर आदि की अलमारी खोली। जब उसने उस शर्ट की तुलना वहाँ रखी अन्य शर्टों से की तो उसे एहसास हुआ कि अलमारी में रखी बाकी शर्टें और इस शर्ट के बीच बहुत बड़ा अंतर था। क्वालिटी और कीमत दोनों में आदि की अलमारी में रखी सारी शर्टें प्लेन और कैजुअल थी। कोई चेक्स, कोई लाइनिंग या डॉट्स वाली नहीं थी। तुलना करने पर सिर्फ एक गहरी सांस ही जवाब में आई और वो उस शर्ट से बोलने लगी, तुम्हें वो नहीं पहनेंगे क्योंकि ना तो तुम में उनकी पसंद की ब्रांड है और ना ही उनका स्टाइल। लेकिन क्या करूँ, जल्दीबाजी में तुम्हें खरीद लिया, इसलिए तुम मेरे पास सुरक्षित रहो। यह कहकर उसने उस शर्ट को चूमा, फिर उसे अपने बाकी कपड़ों के बीच रखा। सभी कपड़ों को ठीक से मोड़कर रखने के बाद दरवाजे को बंद कर वह बाहर निकली। वहाँ बिस्तर पर बैठकर फ़ोन देख रहे आदि को देखकर वह चौंक गई। आप कब आए दया? वह उसके पास बैठ गई। अभी कुछ देर पहले, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं चला। तुम बहुत बिजी थी, बहुत बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि कॉलेज जाने के कपड़े अलग निकाल लूँ। फिर पापा ने जो कुरियर किए थे वो अब तक बंधे ही थे, तो उन्हें भी अलग कर दिया। लेकिन जैसे ही छांटना शुरू किया, पुराने दिनों की यादें आ गई। इसी में समय का पता ही नहीं चला। सॉरी, उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, कॉलेज के लिए सब कुछ है ना? कुछ और खरीदना है क्या? चाहो तो हम शॉपिंग के लिए चल सकते हैं। यह सुनकर उसने हाथ जोड़ लिए। अरे, पहले से ही आपने इतना कुछ दिला दिया है कि मैं 4 साल तक पहन सकती हूँ। अब और खरीदने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसने कहा और टेबल पर कुछ फाइलें देखने लगा। तभी उसके हाथ में एक कागज़ आया। उसे लेकर उसने अभी के सामने बढ़ाया। अभी ने उसे लेने के बजाय पूछा, क्या है यह? तुमने ही तो कल लिखने के लिए कहा था, कोई गेम लेटर फीलिंग्स। मैंने लेटर लिख दिया, लेकिन मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। ओह, उसने घड़ी की ओर देखा। ठीक है, अब तो 6 बज गए ना। यह जिस किसी के लिए लिखा हो, जाकर उसे दे दीजिए। क्या? उसने पूछा। अब किस बात पर हैरान हो रहे हैं? इसमें कुछ भी नहीं है। आप यह कह रहे थे कि किसी भी पत्र को पढ़कर कोई भावनाएं नहीं आती, तो अब जाकर यह उसी को दीजिए जिसके लिए आपने लिखा था, तब यह खेल पूरा होगा। जाओ। वह भी तुरंत पत्र लेकर तेजी से चला गया, लेकिन वह रुका अपनी बहन अदिति के कमरे के सामने। उसे इतनी जल्दी दौड़कर जाते हुए देखकर अभी मन ही मन मुस्कुराई। कमरे के दरवाजे तक पहुंचने पर अपनी बहन को बुलाने में उसे थोड़ा संकोच हुआ। इससे पहले वह कभी अदिति के कमरे तक
नहीं आया था। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही अदिति अपने बड़े भाई को देखकर खुशी और आश्चर्य से भर गई। भैया आइए, उसने कहा। कमरे के अंदर आते ही उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसने सोचा शायद लड़कियों के कमरे ऐसे ही होते हैं, चारों तरफ खिलौने, पारिवारिक तस्वीरें, सुंदर फूलों की तस्वीरें, सब कुछ बहुत सुंदर लगा। भैया, उसने पुकारा। उसने बिना कुछ कहे पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। क्या है भैया? कुछ खास नहीं। कल तुम्हारी भाभी ने कहा था कि एक लेटर गेम खेले, उसमें मुझे तुम्हारा नाम मिला, इसलिए तुम्हारे लिए लिखा है पत्र। लो, यह कहकर वह भाग गया। अपने भाई से मिले। इस पत्र को देखकर अदिति सीधा अक्षय के कमरे में गई। उसने अक्षय के लिए लिखा हुआ पत्र उसे दे दिया। तेजी से आया आदि और अभी से कहा। मैंने वह पत्र उसे दे दिया। अब क्या बदल गया? कुछ नहीं, कहते हुए अभी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। अब क्यों हंस रही हो? उस पत्र पर आपने क्या लिखा था? मुझे याद नहीं। शायद कुछ लिखा होगा। क्यों? कुछ नहीं, कहते हुए उसने बात खत्म कर दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर देखिए, आपको ही बुला रहे हैं। आदि सोचते हुए दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाजे पर अक्षय खड़ा था, जिसके हाथ में एक पत्र था। क्या बात है अक्षय? भैया, अभी ने जिस खेल के बारे में बताया था उसमें आपका नाम आया था, इसलिए आपको यह पत्र देना था। अगर कुछ गलत लिखा हो तो सॉरी, वह कहकर चला गया। आदि पत्र लेकर वापस लौटा तो अभी उसे देखने लगी। पहले पढ़ो, फिर देखेंगे कि रोना आता है या नहीं, कहकर वह उसे अकेला छोड़ नीचे चली गई। आदि, अदिति और अक्षय तीनों अपने कमरे में बैठकर अपने भाई बहन द्वारा लिखा गया पत्र पढ़ने लगे। शुरुआत में वे सामान्य रूप से पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े उनकी आंखों में आंसू भर आए। तीनों एक साथ दौड़कर आए, एक दूसरे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर सभी हैरान रह गए, सिवाय एक व्यक्ति के। हाय अदिति, सॉरी, मुझे नहीं पता कि पत्र कैसे लिखते हैं। यह पहली बार है जब मैं लिख रहा हूँ, तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। जब भी अदिति नाम सुनता हूँ, सबसे पहला ख्याल जो आता है वो है एक छोटी बच्ची जो गुलाबी रंग में लिपटी हुई थी। हाँ, पहली बार जब मैंने उस नन्ही बच्ची को गोद में उठाया था अक्षय के आने के बाद, तब मैं भी बहुत छोटा था, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है। लेकिन तुम्हारी हर एक याद मेरे मन में बसी हुई है। बचपन में मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था और मैं यही चाहता था कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ कारणों से धीरे धीरे मैं तुमसे दूर होता चला गया और अब तो मैं बहुत दूर खड़ा हूँ। मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे करीब आने का रास्ता क्या है। तुम्हारी भाभी ने कहा कि अगर मैंने और इंतज़ार किया तो तुम किसी और की हो जाओगी, फिर चाहकर भी मैं तुमसे खुलकर बात नहीं कर पाऊँगा। ये बात सही भी लगती है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही, बल्कि यह भी नहीं समझ आ रहा कि क्या बात करूँ। सॉरी, तुमने कई बार मुझसे कुछ पूछा होगा, लेकिन हर बार मैं चुप ही रह गया। एक समय ऐसा भी था जब मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार था, लेकिन फिर तुमने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। लेकिन जब भी तुम्हें देखने का दिल करता था, मैं चुपचाप तुम्हारे कॉलेज या स्कूल आ जाता था, बिना तुम्हें बताए, बस तुम्हें देखने के लिए। अदिति अपने भाई को गले लगाकर खड़ी थी और उसके मन में ये सारी बातें दौड़ रही थी। अब तक मैं तेरे हर कॉलेज डे में शामिल हुआ हूँ, भले तूने मुझे बुलाया ना हो। लेकिन बचपन में जब तूने बुलाया था और मैं नहीं आया, वो बात आज भी मेरे दिल को दुख देती है। उसके लिए माफ़ कर देना। उसके मन में एक बहुत बड़ा दर्द था। उसका भाई कभी उसके स्कूल फंक्शन में नहीं आया, उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। यही बात उसके दिल में हमेशा एक टीस की तरह बनी रही। लेकिन अदिति ने अपने जज्बातों को आदि तक पहुंचाने का तरीका खोज लिया था अपनी लिखावट के जरिए। अब जब उसे ये एहसास हुआ कि उसका भाई भी उसे उतना ही प्यार करता है, उसे अपने कॉलेज और स्कूल के पलों में चुपचाप देखता रहा है,
तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। अदिति की अक्षय के लिए लिखी चिट्ठी, एक धन्यवाद पत्र। अक्षय सिर्फ उसका भाई नहीं था, बल्कि उसके लिए सब कुछ था। कभी दोस्त, कभी बड़ा भाई, कभी विरोधी और कई बार माँ जैसा भी। अदिति ने अपनी चिट्ठी में उसके सभी प्यारे लम्हों को समेटा और उसे धन्यवाद दिया। अक्षय की आदि के लिए लिखी चिट्ठी, एक छात्र द्वारा अपने शिक्षक को लिखा गया पत्र। उसने आदि को अपना गुरु, माँ और पिता समान माना। आदि से उसने जो कुछ भी सीखा उसे जीवन में अपनाया। उसकी चिट्ठी में आदि के किए गए छोटे छोटे काम ही उसके लिए बहुत बड़े बन गए थे। पूरा परिवार देख रहा था कि तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे, लेकिन वे तीनों अपनी भावनाओं में इतने डूबे हुए थे कि अपनी खुशी को सिर्फ आंसुओं में ही बयां कर रहे थे। और इस सब की वजह बनने वाली लड़की चुपचाप सोफे पर बैठी अपने फ़ोन पर गेम खेल रही थी। फिर अपने फ़ोन में उन तीनों के एक साथ होने के पल को तस्वीर के रूप में कैद कर रही थी। आखिर ये सब भी तो यादें ही है ना। ये सब देख रही अनु को इसका कारण समझ आ गया। वो तुरंत दौड़ कर गई और अपने द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर अपनी सास गंगा के सामने खड़ी हो गई। गंगा ने प्रश्न भरी नज़रों से देखा तो अनु ने खेल के बारे में बताया और कैसे इस खेल ने तीनों को यूं एक दूसरे से जोड़ दिया। यह बताते हुए उसने वह पत्र गंगा को दे दिया और वहाँ से चली गई। गंगा ने तुरंत पत्र खोला और पढ़ने लगी। पत्र में शुरुआत में अनु ने उन्हें एक साधारण गृहिणी समझने की अपनी भूल को कबूल किया था और फिर उनकी महानता को पहचानने तक के अपने अनुभव को लिखा था। अनु ने लिखा था कि यदि उसने कोई गलती की हो तो वे उसे अपनी संतान समझकर माफ कर दे और सुधार दे। गंगा अनु के पास आई और उसके माथे पर प्यार से एक किस दिया और उसे अपने आलिंगन में भर लिया। वही तस्वीरें ले रही अभी को गंगा ने अपनी ओर खींचकर गले लगाया और उसके गाल पर एक प्यार भरा किस दिया। गंगा के इस आलिंगन में एक माँ का स्नेह था। भले ही उनके 3 बच्चे थे, लेकिन उन्हें यह एहसास था कि तीनों किसी न किसी रूप में एक दूसरे से दूर हो चुके थे। इन्हें एक करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए थे। आज अभी के एक छोटे से पत्र ने उनके बच्चों को एक कर दिया था। गंगा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह शब्दों में आभार नहीं जता सकी, बस अभी को कसकर गले लगा लिया। यह देख माँ के तीनों भी अनु के साथ आकर अभी को गले लगा लेते हैं। अचानक चारों के गले लगने से अभी पीसी गई और फिर सभी ने उसके गाल पर किस देकर अपना आभार प्रकट किया। आदि ने अभी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी इस पकड़ में उसके दिल के सभी भाव झलक रहे थे। भाभी, आपने सच में कमाल कर दिया। हमें तो यकीन ही नहीं था कि एक साधारण सा कागज इतनी जादू भरी ताकत रख सकता है। वह कागज मैजिक है और आप भी मैजिक है। और अदिति बोली, यही तो हमारी माँ भी कहती है। कुछ शब्द इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चाहे हम किसी के कितने भी करीब क्यों न हो, फिर भी हमारे मन में कुछ राज होते हैं, कुछ बातें जो हमें उनके बारे में अच्छी लगती है या कुछ जो नहीं भी पसंद आती हो। कई बार उनके किए गए छोटे छोटे काम हमें बड़े लग सकते हैं। अगर हम इन भावनाओं को दबाते रहे तो किसी न किसी दिन सब कुछ फूट कर बाहर आ जाएगा और रिश्ता टूटने की नौबत आ सकती है। यह ना हमारे लिए अच्छा होगा और ना ही उनके लिए। इसलिए माँ हमेशा कहती है, जो लोग हमें प्रिय होते हैं उन्हें हम उपहार तो देते ही हैं, लेकिन उनके लिए ऐसे पत्र भी लिखने चाहिए। इसमें हमें अपने मन की सारी बातें, गुस्सा, नाराज़गी, खुशी, सब कुछ बांटना चाहिए। ऐसा पत्र उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों की सराहना करने के लिए भी हो सकता है। आपके लिखी एक साधारण सी पंक्ति उनके दिल में गहराई से उतर सकती है। यह सलाह हो सकती है या फिर प्रशंसा। यह एक ऐसा एहसास होगा जो उनकी ज़िंदगी को नए मुकाम तक ले जाएगा या फिर आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना देगा। यहाँ भी यही हुआ। वह साधारण सा कागज़ आपके दिल के बोझ को हल्का कर गया और आपके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। यही सच्चाई सबको समझ में आ गई। अभी ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल रही थी। शाम को ये लोग एक साथ फिल्म देख रहे थे। रात के खाने के बाद भी फिल्म चलती रही। अब जाकर वे ऊपर आए थे। जैसे ही वह आई, अभी ने हमेशा की तरह नाइटी नहीं पहनी, बल्कि एक शर्ट और स्कर्ट पहनी थी।
यह तो हॉस्टल में उसकी रोज़मर्रा की ड्रेस थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पहली बार उसने इसे पहना था। एक बार खुद को आईने में देख उसने संतोष महसूस किया और बाहर आ गई। वहाँ आदि सिर झुकाए बैठा था। वह मुस्कुराते हुए उसके पास गई। क्या साहब खुश है? आपकी फिल्म खत्म हो गई क्या? अब जाकर आप मेरी तरफ ध्यान देंगे? उसने मजाक उड़ाने के इरादे से कहा, पर बिना कुछ सोचे आदि ने उसे अचानक अपनी बाहों में भर लिया। उसकी इस हरकत से अभी चौंक गई। अचानक गले लगाने से उसकी शर्ट ऊपर खिसक गई और आदि का चेहरा उसकी कमर से छू गया। छोटे छोटे ट्रिम किए दाढ़ी की चुभन से वह कंप गई, सांसें तेज हो गई। वह अपने पैरों की उंगलियों से जमीन को दबाकर खड़ी रही। पता नहीं कितनी देर तक इस स्थिति में रही। फिर जब उसने अपनी कमर पर उसके गर्म आंसू गिरते महसूस किए, तब उसे एहसास हुआ कि आदि रो रहा था। वह भावुक हो गई और एक माँ की तरह उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। क्या हुआ दया, यहाँ देखिए, कहते हुए उसने आदि को मजबूर कर दिया कि वह उसकी ओर देखे, लेकिन वह असहाय होकर अपना सिर हिलाते हुए उसकी कमर में ही छिप गया। तुम तो सच में एक शैतान मोहिनी हो। इतनी बड़ी समस्या को तुमने बस एक कागज पर साफ कर दिया। तुम एकदम जादूगरनी हो। कहते हुए आदि जोर जोर से हंस पड़ा। आप डांट रहे हैं या फिर प्यार से बोल रहे हैं? आपके शब्द तो डांटने जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ किसी को लाड करने जैसी है। इसमें सच क्या है? दोनों को छोड़ो, तुम एक शैतान हो। कहते हुए वह और भी गहराई से उसमें समा गया। दया, क्या है? आपकी दाढ़ी चुभ रही है, उसने शिकायती अंदाज में कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ है। उसकी कमर में। उसे लगा कि वह अब हट जाएगा, लेकिन उसके उलट अपनी दोनों बाहों से उसकी कमर को और कसकर पकड़ लिया और खुद को उसमें और ज़्यादा डुबो लिया। इससे लड़की पूरी तरह असहज हो गई। क्या बात है, तुम तो हमेशा नाइटी पहनती हो, आज स्कर्ट शर्ट क्यों पहनी? उसने उलझन भरी आवाज़ में पूछा। हॉस्टल में तो हमेशा पहनती हूँ, लेकिन यहाँ अब ऐसा पहनने का मन हुआ, इसलिए पहन लिया। अरे चालाक लड़की, बस मुझे मदहोश करने के लिए पहना है ना? सच बताओ। हाँ हाँ, बहुत चाह रही थी आपको मदहोश करने की, लेकिन क्या पता था कि आप सीधे मेरी कमर में आकर बस जाओगे। तुमने जो काम किया है यह तुम्हारी सजा है, वही खड़े रहो। सजा किस लिए? मैंने तो आपकी मदद ही की थी। मदद के लिए तो इनाम मिलता है ना, कोई सजा थोड़े ही देता है। हाँ, इनाम ही, और दे दिया ना। कहते हुए उसने उसकी नेवल पर एक गहरा किस कर दिया, जिससे उसकी मूंछों के बाल उसकी त्वचा को चुभने लगे। उसके इस अप्रत्याशित किस और उसकी मूंछों की हल्की चुभन ने उसे जैसे मार ही डाला। वह एक अजीब एहसास से कांप उठी। उसका चेहरा पकड़ते हुए उसने गहरी सांस ली और सिहरते हुए कहा, दया। उसकी सिहरन और उसके चेहरे पर फैले भाव को देख उसके पति ने शरारत से एक और किस उसकी कोमल त्वचा पर छोड़ दिया। दया प्लीज, बस अब छोड़िए, उसने घबराए स्वर में कहा, पर उसके हाथ उसे दूर धकेलने के बजाय खुद ही उसके गले से लिपट गए। उसे प्यार से बिस्तर पर लिटाते हुए उसने मानो उस खालीपन को महसूस किया जो उसकी माँ के गर्भ के बाहर पहली बार दुनिया में आने पर था। उसकी बाहों में समाकर उसका मन हल्का हो गया। शायद मन का कोई बोझ उतर गया था, या फिर उसकी पत्नी का दिया यह सुकून था जिसने उसे चैन की नींद दे दी। वह भी उसे थामे धीरे धीरे निंद्रा में समा गई। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आई, सबसे पहले अभी जागी, वह अपने शरीर पर किसी का भार महसूस कर रही थी। जब उसने देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी गोद में सिर रखकर आदित्य गहरी नींद में सो रहा था। उसे उठाने के बजाय वह उसे बस प्यार से निहारती रही। अभी ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे उसके कमर से अपना चेहरा रगड़ रहा था। शरीर में झंझनाहट सी होने लगी। वह लाज में सिमटकर तकिए को कसकर पकड़ ली। उसके शरीर की हरकत से धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। सबसे पहले उसकी नज़र उसके चमकते कमर पर पड़ी, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। वह देखता ही रहा। फिर उसकी नाभि पर नजर गई। पता नहीं क्या सोचकर उसने धीरे से अपनी उंगली से उसे सहलाया। दया हल्के से चौंक कर वह उठकर बैठ गई। उसका चेहरा ही नहीं, पूरा शरीर भी उसकी हरकत से लाल हो गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह इतनी देर से उसकी कमर को तकिए की तरह इस्तेमाल कर कर
सो रहा था। वह मोह में डूबकर उसका चेहरा देखने के लिए उठकर बैठ गया, लेकिन वह लाज से सिर झुकाकर बैठी रही। वह धीरे से उसके पास जाकर बैठा और कहा, नया। लेकिन वह वैसे ही झुकी बैठी रही। फिर वह धीरे से उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, मैं तो सोच रहा था कि तुम सिर्फ नाइटी में सुंदर लगती हो, लेकिन इस ड्रेस में तो तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरती को छोड़ो, यह ड्रेस मेरे लिए बहुत आरामदायक भी है, इसलिए आगे से हमेशा ऐसी ही ड्रेस पहना करो, ताकि मुझे हर दिन ऐसी ही प्यारी नींद मिले और सुबह इतनी सुंदर झलक देखने को मिले। यह सुनकर उसका कान तक लाल हो गया। थैंक यू, रात में जो हुआ उसके लिए और इतनी मीठी नींद देने के लिए भी, कहते हुए उसने उसके माथे पर एक प्यारा सा किस दिया। फिर वह उसकी कमर की ओर झुका, लेकिन यह समझते ही वह तुरंत दूर हट गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। वह उसे उदासी से देखने लगा। बस अब और नहीं, कहते हुए वह नहाने चली गई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, पास में बैठकर इस तरह लाल हो रही थी, मैं भी क्या करता। अगर प्यार से पास आया तो भाग जाओगी क्या? भागो, लेकिन फंसने वाली हो तुम। उसने मुस्कुराते हुए अपनी मूछें ऐंठी। तभी उसने कहा, आपकी दाढ़ी चुभ रही है। यह सुनकर उसने अपने हाथ से अपनी दाढ़ी को छूकर देखा कि सच में चुभ रही है क्या। फिर आईने में खुद को देखने लगा। अभी नहाकर आईने में देखकर सिंदूर लगा रही थी। तभी आदि ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। इससे अभी शर्मा गई, ऐसे ही मत शर्माओ, कहते हुए उसने सिंदूर उठाकर कांच में देखते हुए उसके माथे पर लगा दिया और उसे अपनी ओर घुमा लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे में गहराई से उलझ गई। अभी ने अपनी बाहें उठाकर उसे सवालिया नज़रों से देखा। क्यों इतनी शर्मा क्यों रही हो? देखो, तुम्हारा चेहरा और ये सिंदूर दोनों एक ही रंग के लग रहे हैं। मैं शर्मा रही हूँ, आपको देखकर ही सब हो जाता है। सब आपकी वजह से ही तो, सब मेरी वजह से। अच्छा, अगर तुम्हारा चेहरा इतना लाल हो सकता है तो तुम्हारे होठ भी लाल कर दूँ? वे तो बहुत देर से मुझे बुला रहे हैं। ऐसा कहते हुए जब उसने अभी के होठों की ओर झुककर किस करने की कोशिश की तो अभी ने फुर्ती से अपना हाथ आगे कर दिया और उसकी किस उसके हाथ पर पड़ गई। आदि ने थोड़ा निराश होकर उसकी ओर देखा तो अभी ने सख्त लहजे में कहा, नहाने आए थे ना, पहले नहा लीजिए, फिर कुछ और सोचना। मुझे शेविंग क्रीम नहीं मिली, इसलिए मैं लेने आया था। ड्रॉअर से क्रीम निकालते ही अभी ने जल्दी से उसे छीन लिया। अब ये क्यों छीन रही हो नया? दो ना, मुझे नहाने जाना है। अभी सेव क्यों करने वाले हो? सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो। मेरे लिए? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि दाढ़ी चुभती है, इसलिए। उसने कब ऐसा कहा था? यह सोचने लगी, फिर याद आया और उसने क्रीम वापस उसी जगह रख दी। फिर उसकी ओर पीठ घुमाकर बोली, मैंने यह कहा था कि दाढ़ी चुभती है, लेकिन यह कब कहा कि मुझे पसंद नहीं? उसकी बात सुनकर आदि चौंक गया। क्या कहा तुमने? उसने अभी का चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी दाढ़ी पसंद नहीं। सच कहूँ तो अगर आप और भी ज़्यादा दाढ़ी बढ़ाओगे तो और भी अच्छे लगोगे। मैंने तो सोचा था कि आपसे कहूँ कि दाढ़ी बढ़ने दो। आईने में खुद को देखता हुआ वह सोचने लगा, अब तक मैंने कभी ज़्यादा दाढ़ी नहीं रखी, कहीं अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं दया, आपको तो मैं ही देखने वाली हूँ ना, तो एक बार मेरे पसंद के हिसाब से रख कर देखो। अगर अच्छा न लगे तो फिर ट्रिम कर लेना। अभी ने प्यार से कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर मेरी दाढ़ी चुभेगी तो बचकर रहना, जरा भी नहीं छोड़ूंगा। उसने शरारती लहजे में कहा और अभी की टॉप को पकड़कर ऊपर खींचा। अभी घबरा गई। क्या कर रहे हो दया? अब क्यों घबरा रही हो? उस दिन तो सिर्फ पकड़ने से ही तुम्हारी कमर लाल हो गई थी। आज तो तुम्हें पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटकर सोने का मन कर रहा है। फिर उस निशान का क्या होगा? दवा नहीं लगानी क्या? कहते हुए उसने दवा उठाई और नीचे बैठकर लगाने की कोशिश की तो वह शर्म से सिमट गई। यह सही नहीं होगा, यह सोचते हुए उसने अचानक उसके होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। वह चौंक कर अपनी आंखें खोलने ही वाली थी, लेकिन उसके किस में घुल गई। आंखें मूंद कर उसे आत्मसमर्पण करती देख उसने मुस्कुराते हुए दवा उठाई और धीरे से उसकी कमर पर लगाने लगा। जब ठंडक उसकी कमर में फैली तो उसने आंखें खोली और आदि की ओर देखा। उनकी आंखें टकराई और उनके होठ एक दूसरे से फिर जुड़ गए।
आदित्य ने अपने दाएं हाथ से उसकी कमर पर जैसे कोई चित्र उकेर दिया। आदित्य का घर खूबसूरत सजावट के साथ व्यस्त था। आज घर की दो बहुओं के लिए मंगलसूत्र का पूजा आयोजन हो रहा था, इसलिए हर तरफ तैयारियां जोरों पर थी। महिलाएं हॉल में बैठकर दीपक में बिंदी लगा रही थी, पूजा घर को सजा रही थी और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। पुरुष घर को सजाने वाले कारीगरों की देखरेख में लगे हुए थे, लेकिन आदित्य की आंखें सिर्फ उसकी पत्नी पर टिकी थी। आज उसने साड़ी पहनी थी, शादी के समय, और फिर जब वह पहली बार ससुराल आई थी तब उसने साड़ी पहनी थी। उसके बाद आज पहली बार उसने फिर से साड़ी पहनी थी। तब भी आदित्य ने उसे सराहा था, लेकिन तब वह उसे सम्मानजनक रूप से देख रहा था। अब वह बेझिझक उसकी हर अदा, उसके हर कर्ष को देख रहा था। वह बस इसी इंतजार में था कि कब वह अकेली मिले। उधर उसकी पत्नी भी जानबूझकर उसके आसपास घूम घूम कर उसे छेड़ रही थी। वे दोनों ऐसे नज़रों से इशारे कर रहे थे जैसे अभी अभी प्यार में पड़े प्रेमी हो। तभी अचानक अम्मा तेज आवाज के साथ कायल घर में दाखिल हुई। जैसे ही वह आई, जो हमेशा पहले अभी से मिलती थी, आज सीधा गंगा के पास चली गई। गंगा और दादी से बात करने के बाद जब वह अभी के पास आई तो अभी को उसने गुस्से में देखा, तो देखते ही नाराजगी से कहा, क्यों री, गुस्से में क्यों हो? वह गुस्से से बोली, तो और क्या, आते ही सबसे बात कर ली, लेकिन मुझसे नहीं। कायल हंसते हुए बोली, अच्छा तो मैडम गुस्सा है इस फंक्शन में आने के लिए। मुझसे सबसे ज़्यादा बात तुम्हारी सास और दादी ने की, इसलिए पहले उन्हें समय दिया, फिर तुम्हें। यह कहते हुए उसने उसे प्यार से चूमा, जिससे उसका गुस्सा कम हो गया। दूर खड़े किसी ने यह सब देखा और जलन से कहा, अरे यहाँ तो किस हो रहे हैं। वह झेप कर बोली, क्या भाई, और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। इसके बाद वह फूलों की माला बनाने के काम में लग गई। शुरुआत में उसे यह काम करना नहीं आता था, लेकिन गंगा ने उसे सिखाया। अब वह भगवान के लिए फूलों की माला गूंथ रही थी। काम में मग्न होते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे 100 वाट का बल्ब जल गया हो। यह देखकर गंगा भी मुस्कुरा दी और उसे प्यार से सिखाती रही। इसी दौरान घर में एक आदमी पारंपरिक वेष्टी और शर्ट पहनकर दाखिल हुआ। राजा उसे पहली बार देखने वाली अदिति थी। वह बोली, आइए, और अंदर चली गई। फिर उसने खुशी से कहा, भाभी, आपके भाई आ गए हैं। यह सुनते ही अभी और अनु भी दौड़ कर आए। राजा ने दोनों को गले लगाया और फिर अपने दोनों प्यारे जीजा को भी बुलाकर पास बिठा लिया। वह उनसे हालचाल पूछने ही वाला था कि उसने अपने साथ लाए बैग से ज्वेलरी बॉक्स निकाला। उसमें से एक चेन निकालकर आदि को पहनाने ही वाला था कि आदि ने उसे रोक दिया। इसकी क्या जरूरत है? नहीं जीजाजी, शादी के वक्त ही आपको यह पहनाकर रस्म करनी थी, तब मैं आ नहीं सका। फिर अचानक घर आने की वजह से भी कुछ कर नहीं पाया, इसलिए इन रस्मों की क्या जरूरत? नहीं, यह मेरी बहन के पति के लिए है। मैंने अपनी खुद की कमाई से खरीदा है। प्लीज़ इसे स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही दादी ने कहा कि यह आदि का अधिकार है और उसे अपनी मर्जी से इसे लेना चाहिए, उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसने भी नज़रों से हामी भरी। आदि ने आखिरकार हाँ कह दिया। राजा खुशी से झूम उठा और अपने दोनों जीजा को खुद लाए हुए चेन और अंगूठी पहना दी। दोनों बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठे, लेकिन इस खुशी को मिटाने के लिए कोई उस घर में दाखिल हुआ। परमेश्वरी और काली ऑटो से उतरकर अंदर गए। अंदर आते ही परमेश्वरी बड़े रौब से खुद को दिखाते हुए सीधे अपनी बेटी के पास गई और उसे प्यार से दुलारने लगी। फिर वहाँ मौजूद सभी लोगों से बातें करने लगी, लेकिन उसने एक बार भी अभी की तरफ नहीं देखा। अभी भी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वह स्वाभाविक रूप से कायल के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अब तक परमेश्वरी ने अनु को जिस तरह दुलारा, उसका एकमात्र कारण था कि वह अभी को जलाना चाहती थी, लेकिन अभी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यह देखना परमेश्वरी के लिए निराशाजनक और गुस्सा दिलाने वाला था। बाहर राजा खड़ा होकर सभी का स्वागत कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक आने वाले व्यक्ति पर पड़ी और वह हैरान रह गया। दरवाजे के भीतर आ रहा व्यक्ति लगभग 40 से 45 साल का था। उसे देखते ही राजा थोड़ा सा पीछे मुड़ा और अंदर जाकर अभी को देखा,
जो खुशी खुशी बातें कर रही थी। हे भगवान, यह यहाँ कैसे आ गया? अगर इसे अभी ने देख लिया तो उसकी खुशी खत्म हो जाएगी। मेरे लिए हमेशा मेरी बहन की खुशी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राजा ने मन में सोचा और उस आदमी को घूरने लगा। इसी बीच राजा का फ़ोन बजा तो वह एकांत में जाकर बात करने लगा। तभी पीछे से राजा आया और अपनी बहन के लिए फैसला करते हुए वहीं पर एक डंडा उठाया और उस आदमी के सिर पर मार दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। राजा उसे उठाकर सिक्योरिटी रूम में ले गया। चूँकि वह खुद एक पुलिस वाला था, इसलिए यह सब उसके लिए आम बात थी। सिक्योरिटी गार्ड को पता था कि वह व्यक्ति कौन है, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। राजा उसे अंदर बंद कर बाहर आ गया। जब तक फंक्शन पूरा नहीं हो जाता, किसी भी कारण से इसे घर के अंदर आने नहीं देना, देख लेना, कहकर वह पलटा। एक बार उसे देखा और फिर घर के अंदर चला गया। वहाँ अपनी बहन की खुशी देखकर उसने एक लंबी सांस ली और खुद को संभाल लिया। सब लोग आ गए क्या? माँ, फंक्शन शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ, शुरू कर सकते हैं। तो पहले दूल्हे दुल्हन को उनके माता पिता से नए कपड़े देने को कहिए। कहने की ही देर थी कि गर्भ से चमकती परमेश्वरी ने अपने पति को बुलाया और पहले अनु को कपड़े दिए। फिर जब वह अनबने भाव से अभी को देने आई तो आदि ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। क्यों रोक रहे हो? फंक्शन शुरू नहीं करना क्या? उसने गुस्से को मन में दबाते हुए पूछा। फंक्शन तो शुरू करना ही है, लेकिन आप लोग हमें कुछ नहीं देंगे, आदि ने कहा। सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। मैंने इसे जन्म दिया है, फिर अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? उसने कहा। सिर्फ जन्म दिया है आपने, इसका मतलब यह नहीं कि आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्या? हमारे अलावा और कौन है इसका? वह कुछ और कहने ही वाली थी कि आदि की नज़रों ने उसे चुप करा दिया। वो हमेशा अभी को नीचा दिखाने के लिए ही बातें करती थी, ऐसा लग रहा था। अभी भी सोच में पड़कर आदि को देखने लगी। क्या देख रही हो तुम? तुम्हें भी पता है कि तुम इन्हें अपने माता पिता नहीं मानती, इसलिए इनकी रस्में हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारी रस्में निभाने के लिए कोई और आ रहा है, उधर देखो, आदि ने कहा। अभी ने उधर देखा जहाँ सलीम अपनी पत्नी बेगम के साथ आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा, अभी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। उसने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा और दौड़कर सलीम को गले लगा लिया। पापा की पुकार सुनते ही सब समझ गए कि कौन आया है। परिवार के सभी लोग गर्व से आदि की ओर देखने लगे, लेकिन वहाँ परमेश्वरी के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। उसे अच्छी तरह पता था कि सलीम का यहाँ आना कोई साधारण बात नहीं थी। पापा, आप अचानक कैसे आ गए? आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप आ रहे हैं। तुम्हें हमें बुलाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, है ना? लेकिन हमारे दामाद ने हमें इस फंक्शन के बारे में बताया और बुलाया, इसलिए हम अपने दामाद के लिए आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं, उन्होंने कहा और सभी की ओर एक नज़र डालकर आगे बोले। सॉरी पापा, आपको बहुत काम रहता है, इसलिए ही मैंने नहीं बुलाया। सॉरी सॉरी पापा, चाहे जितना भी काम हो, क्या हम अपनी बेटी के लिए नहीं आएंगे? कहते हुए उन्होंने अभी को गले से लगा लिया। ठीक है, आइए, आपको ही कपड़े देने होगी, वही हम पहनेंगे। यह कहते ही सलीम ने परिवार की ओर देखा। अभी ने हमें भी बताया, जो कुछ भी आपने किया सब बताया। जब आप ही देंगे तभी तो खास रहेगा। हम में से कोई भी इसे गलत नहीं समझेगा। यह आपकी बेटी का घर है, उसे देने का हक आपका ही है, आदि की दादी बोली। यह सुनकर उनकी बेटी के लिए अच्छा परिवार मिलने की खुशी में उन्होंने उनके लिए लाई गई पोशाक थाली में रखकर उनके हाथों में दे दी। ठीक है, अब सब जाकर कपड़े बदल लेंगे, भीड़ में से किसी ने कहा। आदि और अक्षय, तुम दोनों आदि के कमरे में जाकर कपड़े बदलो, और लड़कियां अनु के कमरे में जाकर कपड़े बदल लें, उन्होंने कहा। वह अपने पोते की आंखों को देख रही थी, जो अपनी पत्नियों को पीछे पीछे घूमते हुए देख रहे थे। दोनों को अलग अलग भेज दिया गया। पति अपनी पत्नियों को याद कर रहे थे, जबकि पत्नियां उन्हें चिढ़ाने के लिए हंसते हुए जा रही थी। वे अपने कमरे में चले गए। इधर सलीम सामने आई कयाल और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। क्यों ऐसे हाथ बढ़ाकर खड़ी हो? मुझे दो, क्या देना है? सिर्फ उसे नए कपड़े दिए, मेरे लिए कहाँ है? तुम्हारे लिए भी, जब ऐसे फंक्शन होंगे तब तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे कपड़े लाऊंगा।
मुझे कुछ नहीं पता। उसे नए कपड़े दिए हैं, मुझे भी चाहिए। इतना कहते ही वह गुस्सा हो गई। वह मुस्कुराए और बैग में से कपड़े निकालकर उसे दे दिए। बेगम बोली, तुम दोनों को अच्छी तरह से पता है कि किससे मांगने पर काम हो जाएगा। हमारे पापा हमें जो चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन तुम वैसी नहीं हो। यह कहते हुए वो वहाँ से चली गई। इससे पहले कि बेगम उसे डांटती, बेगम अभी के साथ चली गई और सलीम आदि के साथ दोनों लड़कियां हल्के श्रृंगार के साथ परी की तरह आई। सलीम द्वारा दिया गया लाल पत्थरों का जरा पट्टा अभी पर सुंदरता का प्रमुख आकर्षण था। हमेशा की तरह बिना किसी मेकअप के चेहरे पर एक लट गिरती हुई खड़ी थी, जिसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध रह गए। आदि और अक्षय कपड़े बदल रहे थे। आदि द्वारा पहनी गई शर्ट को देखकर अक्षय ने कहा, कैसे मामा, आपको बिल्कुल सही साइज कैसे पता चला? आपने भाभी से पूछा था क्या? आदि ने जवाब दिया, नहीं रे, उसे तो इनके आने की खबर भी नहीं थी। फिर मामा, आपने सही साइज कैसे लिया? अरे हमें तो पहले से ही पता था। जब अभी ऊटी आई थी तब उसने दामाद जी के लिए शर्ट ली थी, तब मैंने उसका साइज देखा और उसे याद रखा। उसी के हिसाब से ये शर्ट ली। यह सुनकर आदि चौंक गया। क्या कह रहे हैं मामा? क्या अभी ने मेरे लिए शर्ट खरीदी? हाँ दामाद जी। क्यों, उसने आपको नहीं दिखाई क्या? उसने बहुत खोजकर आपके लिए शर्ट खरीदी थी। हमने तो उसे पैसे देने से भी मना किया, लेकिन उसने कहा कि यह मेरी ओर से पहली गिफ्ट होगी जिसे मैं अपनी कमाई से दूंगी, इसलिए उसने खुद जाकर खरीदी थी। मुझे लगा कि उसने आपको दे दी होगी, लेकिन अगर नहीं दी तो उसने क्या किया होगा? सच में? आदि ने कहा। एक मिनट रुको मामा। कहते ही वह तेजी से अंदर गया और अपनी अलमारी खोलकर देखा, लेकिन उसमें वह शर्ट नहीं थी। तुरंत उसे ख्याल आया और उसने अभी की अलमारी में ढूंढना शुरू किया। उसकी साड़ियों के बीच वो शर्ट पड़ी थी। उसे हाथ में लेकर वह सीधे सलीम के पास गया। मामा, यही शर्ट है ना? हाँ दामाद जी। ओह मामा, अगर आप गलत ना समझे तो क्या मैं ये शर्ट पहन लूँ? अभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज होगा, इसलिए दामाद जी, इसमें संकोच की क्या बात है? मेरी बेटी ने जो शर्ट चुनी है उसे मेरा दामाद पहन ले तो मुझे ही खुशी होगी। बेहिचक पहन लो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह खुश होकर उसने शर्ट पहन ली। यह देखकर अक्षय उसे अजीब तरह से देखने लगा, क्योंकि उसके बड़े भाई ने कभी ऐसा शर्ट पहना ही नहीं था। नीचे आते ही जब अभी ने उसे उस शर्ट में देखा तो वह मोहित होकर खड़ी रह गई। धीरे धीरे उसका पति उसके पास आ गया। मैं तो पहले ही तुम्हें साड़ी में देखकर फ्लैट हो गया था। अब तुमने और सज धज कर, बस मुझे अब तुम्हें ही देखते रहना होगा। फिर मैं तुम्हें सीधा अपने कमरे में उठा ले जाऊंगा, देख लेना। इतना सुनते ही अभी ने तेजी से उसकी ओर देखने के बजाय अन्य मेहमानों की ओर देखना शुरू कर दिया। यह देखकर वह हल्के से मुस्कुरा दिया, जबकि माता पिता अपने बच्चों की मासूम प्रेम भरी शरारतों को देखकर संतुष्ट हो गए। घर में दोनों जोड़ों को बैठाया गया। सुमंगली महिलाओं ने 5-5 के समूह में विभाजित होकर अभी और अनु के लिए हल्दी की रस्म की। फिर उनके गले में पड़ी मंगलसूत्र की डोरी को सोने की माला में पिरोया गया। यह देखकर परमेश्वरी ने अपनी बेटी के कान के पास जाकर कहा, अरे इतनी हल्की माला क्यों ली? सिर्फ 5 तोले ही लग रहे हैं। कम से कम 10 से 12 तोले की लेनी चाहिए थी। नहीं तो मुझे ही अपने साथ ले जाकर खरीदवा लेना चाहिए था। इतना कहकर उसकी माँ ने गुस्से से देखा, फिर अपने पति की ओर देखने लगी। परमेश्वरी बैठकर अपनी बेटी का मंगलसूत्र ठीक से संभाल रही थी। बगल में खड़े लोग यह देखकर आनंद ले रहे थे। मंगलसूत्र ठीक से पिरोने के बाद महिलाओं ने उसे उनके पतियों को सौंप दिया। आदित्य ने मंगलसूत्र लेकर अभी के गले में पहना दिया। आदित्य और अभी के लिए यह शादी पहली बार की तरह लग रही थी। पहले हुई शादी की तरह नहीं। इस बार जब उसने मंगलसूत्र लिया तो अपनी पत्नी की आंखों में सहमति की तलाश की। उसकी नज़र से सहमति मिलने के बाद ही उसने उसे अभी के गले में पहनाया। जब अभी ने कुमकुम लेकर अपनी मांग और मंगलसूत्र पर लगाया तब उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सिर्फ अपने पति को निहार रही थी। यह दृश्य कैमरे ने भी अपने भीतर कैद कर लिया। आखिरकार समारोह समाप्त हुआ और सभी मेहमान नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देकर भोजन करने के बाद विदा हो गए।
अभी के चेहरे पर आज वैसा खुशहाल भाव था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। आदित्य भी उसके पास से एक पल के लिए भी हटने को तैयार नहीं था। उसी समय बाहर के कमरे में पड़ा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे होश में आने लगा। बाहर सुरक्षा गार्ड को किसी ने बुला लिया था और वह वहां से जा चुका था। अपना सिर पकड़ते हुए उस व्यक्ति ने सोचा कि वह आखिरकार कहाँ है। फिर वह बाहर निकलकर उस घर की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास खड़ी परमेश्वरी, जो घर में मेहमानों से बातें कर रही थी, लड़खड़ाते हुए उसकी ओर आते व्यक्ति को देखकर चौंक गई। अरे भाई, तुम कहाँ चले गए थे? अभी अभी तो मेरे पीछे ही आया था, लेकिन तब से नजर नहीं आ रहा, और अब तो फंक्शन भी खत्म हो गया। जैसे ही अभी ने भाई शब्द सुना, वह चौंक गई। अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश करते हुए उसने दरवाजे की ओर देखा और वही अस्तबद्ध रह गई। अचानक उसके पूरे शरीर में पसीने की बूंदें उभर आई। राजा, जो अपनी माँ की बातों से चौंक गया था, तुरंत अपनी बहन की ओर मुड़ा और तेजी से उसके पास पहुंचा। उसे अच्छी तरह पता था कि इस व्यक्ति को देखकर उसकी बहन की यह हालत क्यों हो रही है। उसी समय कायल भी तेजी से अभी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अभी को कुछ भी समझने का होश नहीं था। जैसे ही दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति अंदर कदम रखता गया, अभी के शरीर में कंपन होने लगी। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, अभी एक झटके में जोर से चिल्लाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। 1 मिनट पहले अभी के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन अगले ही पल वह अचानक बेहोश हो गई। यह समझने में उसे कुछ समय लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अचानक उसे कुछ याद आया और वह तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले गया। उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके चेहरे पर पानी छिड़का, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसे इस तरह देखकर सभी लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। तभी राजा तेजी से आया और आते ही उसने उस शख्स के चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ। तुझे यहाँ किसने बुलाया? तेरे आते ही कुछ गलत होने वाला है, ये मुझे पहले से ही पता था। तुझे मारकर ही सिक्योरिटी रूम में बंद कर देना चाहिए था। तुझ में जरा भी शर्म नहीं बची क्या? बाहर निकल कमीने। राजा का गुस्सा देखकर सभी लोग हैरान रह गए और उस अजनबी शख्स को घूरने लगे। उसी समय परमेश्वरी अपने भाई का समर्थन करने के लिए आगे आई, लेकिन राजा ने उसे भी एक सख्त नज़र से रोक दिया। उसने उस शख्स को घसीटते हुए घर के दरवाजे तक ले जाकर बाहर धकेल दिया और अंदर आ गया। जैसे ही राजा अंदर आया, अचानक उसके सिर पर एक गिलास आकर गिरा। गिलास लगने से उसके सिर पर घाव हो गया और खून बहने लगा। दर्द से तिलमिलाकर उसने ऊपर देखा तो वहाँ गुस्से से जलती हुई कायल खड़ी थी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं, तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।